हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का हमारा जो सेशन है वह नवंबर 2021 प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका से एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया है और आज एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करेंगे। और यह जो रिक्वेस्ट है वह हिमांशु कुमार पीसीएस एस्पायरेंट का आया था 2 सप्ताह पहले। सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि कल मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नवंबर 2021 प्रतियोगिता दर्पण से दें सर प्लीज, 20+ क्वेश्चंस उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। हालांकि उस समय तो मैं उनका रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा हूं और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी व्यूज़ है इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ मुझे अपडेट करें। और अगर आप नवंबर 2021 वाले प्रतियोगिता दर्पण को नहीं देखे हैं तो वीडियो अवेलेबल है प्रतियोगिता दर्पण वाले प्लेलिस्ट में। बीपीएस अड्डा पर प्लेलिस्ट एक बना हुआ है प्रतियोगिता दर्पण का अलग से, आप उसे जाके देखें। हर महीने प्रतियोगिता दर्पण को अपलोड किया जाता है और आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए अब हम आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस प्रतियोगिता दर्पण में मटेरियल है उससे निकाला हुआ है और आप उसे बनाइए। आप अपना आंसर जो है टोटल 40 क्वेश्चंस लगभग दिए हुए हैं। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चंस आए। देखिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 40 आउट ऑफ 40 होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी नवंबर 2021 का प्रतियोगिता दर्पण को अपलोड किया है। सो इट इज़ एज गुड एज ए टेस्ट सीरीज, राइट। ये एक टेस्ट सीरीज है आपका और समझ लीजिए कि प्रतियोगिता दर्पण का टेस्ट सीरीज है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं। जो भी व्यूज़ कर रहे हैं इसे प्लीज़ आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये पहला टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका का। तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मैं 5 सेकंड्स का समय दूंगा, आप प्लीज़ इसे लगाइए और अपना आंसर कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है, गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो ये प्रश्न इसलिए बना है क्योंकि हाल ही में गुजरात और पंजाब में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ था, इसीलिए यह टॉपिक न्यूज में था। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अब आपको बताना है कि गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ऑप्शन है आपके पास आचार्य देवव्रत, आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान या इनमें से कोई नहीं। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। एक और फिर से रिपीट करता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ए, राष्ट्रपति, बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी, राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि 2 राज्य खास करके गुजरात और पंजाब के जो मुख्यमंत्री चेंज हुए थे तो उसका न्यूज था नवंबर 2021 प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका में। तो पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 6ठे संस्करण में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले HRD मिनिस्टर होता था। ये जो शिक्षा मंत्रालय है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम था HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब उसका नाम बदल के कर दिया शिक्षा मंत्रालय। तो HRD के द्वारा एक NIRF रैंकिंग, ठीक है, जारी किया जाता है। ये उच्च संस्थानों, शिक्षा संस्थानों का रैंकिंग है। इसमें आपको बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन आया है। जो 2021 में 6ठे संस्करण इसका जो जारी किया गया है उसमें प्रथम स्थान कौन आया है। तो प्रथम स्थान आया है IIT मद्रास का। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सूचना समय से मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि उनको भी फायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश में अपराध से संबंधित आंकड़े किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? जो क्राइम से रिलेटेड आंकड़ा होता है, डाटा होता है, वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, सीबीआई, एनआईए, और एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और डी है एनसीआरबी। एनसीआरबी, राइट। तो अब आपको बताना है आंसर, बताइए जल्दी से आंसर। देश में अपराध से संबंधित आंकड़े किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अपराध से संबंधित आंकड़े जो है वह एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित जमीन से आकाश यानी सरफेस टू एयर बोलते हैं इसको, सरफेस टू एयर, राइट। जमीन से आकाश में मार करने वाली एमआरसैम, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। क्या होता है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? यह हाल ही में विकसित किया गया है एमआरसैम, और इंडिजिनस है, अर्थात खुद डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ है। अब आपको इसका मारक क्षमता बताना है, यानी किल रेंज बताना है इसका, कि कितना दूर तक ये मार कर सकता है दुश्मन के टारगेट को। तो यह इसकी जो मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब किया गया था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है नवंबर 2021 वाला में। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो देखिए जाकर के उसको, और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को कीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो शुरुआत है वह 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से स्टार्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 सितंबर 2021। एक बार फिर से बोल देता हूं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर अगेन डीआरडीओ से है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या लिख सकते हैं आप? अगर आपको आता है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। उसके बाद डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था ये बताएंगे, और डीआरडीओ को वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये बताएंगे, और चौथा जो है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डीआरडीओ का स्थापना, डीआरडीओ का चेयरमैन, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कई बार मैंने क्वेश्चंस को अपडेट करवाया है आप लोगों को। जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनको ये सारे मालूम होंगे, और वैसे आप लोग को भी मालूम होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो फिर से अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। डीआरडीओ द्वारा विकसित जमीन से आकाश यानी सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर में मार करने वाली आकाश मिसाइल, तो ये आकाश मिसाइल पहले से था, अब उसका नया संस्करण आया है जिसका नाम है आकाश प्राइम। एक चीज़ मैं बता दूं कि उसका जो नया संस्करण है, तो इससे भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि आकाश का नया संस्करण का नाम क्या है, समझ रहे हैं? तो आकाश का नया संस्करण का नाम है आकाश पी, और पी का मतलब होता है प्राइम। जिस तरह से 2G में जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं उसमें 2G 3G 4G होता है, तो G का मतलब जनरेशन होता है। इसी तरह से आकाश में एक लास्ट में जुड़ गया P, और P का मतलब होता है प्राइम। तो इस P का जो मारक क्षमता है यानी आकाश प्राइम का, पूरे आकाश प्राइम का जो मिसाइल है, नया मिसाइल है आकाश का लेटेस्ट वर्जन, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसका मारक क्षमता है 27 से 30 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 से 30 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, या बिहार पीसीएस हो, सीडीपी हो, दरोगा हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? जो मिड डे मील, आपको मालूम है कि स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता था। मिड डे मील क्यों दिया जाता था यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मिड डे मील इसलिए दिया जाता था ताकि एक तो अटेंडेंस रेशियो को बढ़ाया जा सके, दूसरा न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाया जा सके। सिर्फ अटेंडेंस से मतलब नहीं था, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ाना था। तो मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भाई पहले मिड डे मील स्कीम था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, महात्मा गांधी भोजन योजना, या महात्मा गांधी पोषण योजना।
देखिए, मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील से ही संबंधित है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? यह भी आपको जानना जरूरी है कि मिड डे मील स्टार्ट कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1990, 1992, 1995, 1997। मिड डे मील की स्कीम की बात करें तो मिड डे मील स्कीम जो है वह 1995 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1995 यानी 1995। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995। अगला प्रश्न है भारत ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान, ये मिराज 2000 इसका नाम है लड़ाकू विमान का। भारत ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं? तो भारत ने लड़ाकू विमान जिसका नाम है मिराज 2000, हाल ही में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो यह फाइटर जेट जो है काफ़ी फेमस था। तो अभी किसी देश के साथ यह 24 एयरक्राफ्ट खरीदा है और सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट खरीदा है। आपको मालूम होना चाहिए सेकंड हैंड खरीदा है। उसका पर्पस है कि यहाँ पर जो उपस्थित एयरक्राफ्ट है जो खराब हो गया है उसके पार्ट्स को रिप्लेस किया जा सके। तो अब आपको बताना है कि किस देश के साथ खरीदा है, रूस, अमेरिका, इजराइल या फ्रांस। लास्ट में है फ्रांस। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारत ने मिराज 2000 जो विमान है वह फ्रांस से खरीदा है। ठीक है, किस देश से खरीदा? फ्रांस से। और आपको यह भी मालूम होगा कि फ्रांस से हमने राफेल भी खरीदा है। राफेल फाइटर जेट जो है फ्रांस से ही खरीदा था और राफेल से संबंधित 66 बीपीएससी में क्वेश्चन था। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब और कहां संपन्न हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2, पहला है ये, ध्यान दीजिएगा, पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब और कहां संपन्न हुआ? आपके पास ऑप्शन है सिडनी 11 सितंबर 2021, नई दिल्ली 11 सितंबर 2021, टोक्यो 11 सितंबर 2021 और वाशिंगटन डीसी 11 सितंबर 2021। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला 2+2 जो वार्ता हुआ है 2021 में वह नई दिल्ली 11 सितंबर 2021 को हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन्यू हो जाएगा नई दिल्ली और डेट हो जाएगा 11 सितंबर 2021। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। भारत और इनमें से किस देश के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करता है? भारत और इनमें से किस देश के साथ, यानी भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने देखा, तो और बताना है आपको कि किस किस देश के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करता है। ऑप्शंस देख लीजिए एक बॉक्स में 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद आंसर बता दूंगा कि किस किस देश के साथ भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करता है। तो आई होप अब तक आपने बना लिया होगा इसको। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं कि भारत सबसे पहले 2018 में अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता स्टार्ट किया था। उसके बाद जापान के साथ 2019, एक चीज मैं बता दूं कि अमेरिका के साथ 2018 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में, तो कंटिन्यू है 2+2 वार्ता। जापान के साथ भी 2019 में स्टार्ट हुआ था भारत का 2+2 वार्ता। वहीं जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2021 में शुरू हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये भारत के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड। ठीक है, क्वाड में इनमें से कौन से देश शामिल है? जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज, इसमें से कौन कौन से देश शामिल है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एवं रूस, बी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं रूस, सी भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस एवं जापान, डी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। क्वाड में इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? सो क्वाड में भारत, मैं आपको बता दूं कि क्वाड में भारत, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक लोकेशंस आप मैप पर देखते होंगे कि एक कंट्री का एग्जैक्ट, मैं आपको मैप नहीं बना रहा हूँ, एक जस्ट लोकेशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है क्वाड में। सो इस क्वाड कंट्री में कौन कौन शामिल है?
तो क्वाड कंट्री में शामिल है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में इनमें से किस देश के द्वारा रेलगाड़ी से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में इनमें से किस देश के द्वारा रेलगाड़ी से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। अगर आपने पढ़ा होगा प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका नवंबर 2021 जिसे मैंने अपलोड किया था, तो आपको मालूम होगा कि उत्तरी कोरिया के द्वारा यह मिसाइल परीक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका पांचों जो कंट्री है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का हाल ही में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको बताना है कि उसका मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? होस्टिंग, राइट। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन का होस्टिंग किस देश के द्वारा किया गया? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन जो है उसका जो होस्टिंग कंट्री था वह था भारत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत। ब्रिक्स से बीपीएससी का फेवरेट रहता है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिक्स के 13वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? थीम बताना है आपको। आपको बताना है कि ब्रिक्स के 13वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। आपके पास ऑप्शन है ब्रिक्स एट द रेट 15, सतत विकास एवं आम सहमति। ऑप्शन बी ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। ऑप्शन सी ब्रिक्स एट द रेट 13, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ब्रिक्स के 13वां शिखर सम्मेलन की थीम की अगर हम बात करें तो इसका थीम था ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिक्स एट द रेट इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ब्रिक्स का 14वां, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है राइटिंग, 14वां कर लीजिए, ठीक है। शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा? यानी 13वां का तो भारत के द्वारा किया गया। अब बताना है आपको कि 14वां के द्वारा किसके द्वारा किया जाएगा। तो ब्रिक्स का 14वां शिखर का सम्मेलन, जैसा कि आपको मालूम है कि आई के बाद सी आता है, तो चाइना के द्वारा किया जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम फेवरेट प्रश्न हो गया है एग्जामिनर के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन हेतु नया गठबंधन एक बना है जिसका नाम है ऑक्स, में कौन कौन से देश शामिल है? ये अभी हाल ही में एक गठबंधन बनाया गया है ऑक्स का। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो ऑक्स में कौन कौन से देश शामिल है? मैं 5 मिनट का पॉज लेता हूं और उसके बाद अपना आंसर आप बताइए। आप तब तक मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। हिंद प्रशांत महासागर है ना, हिंद प्रशांत महासागर आपको मालूम ही है कि इधर से जब एरिया देखिएगा, ये पैसिफिक वाला एरिया है और ये इंडो पैसिफिक इंडिया हिंद महासागर वाला एरिया है, और ये दोनों एरिया को हम बोलते हैं हिंद प्रशांत महासागर। तो इसमें शक्ति संतुलन हेतु कौन कौन से देश ने मिलकर ऑक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की एक बैठक हाल ही में कहां संपन्न हुआ? तो एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिषद की एक बैठक जो है वो दुशानबे में संपन्न हुआ, और दुशानबे किसका कैपिटल है? तजाकिस्तान का कैपिटल है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दुशानबे, जो कि तजाकिस्तान का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की वर्ष 2021 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकी फोर्ब्स जो होता है एक अमेरिकी पत्रिका है, और यह 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल को जारी करता है, लिस्ट जारी करता है हर साल,
और उसमें आपको बताना है कि भारत से इस बार 2021 में कितने लोगों को शामिल किया गया है। तो भारत से टोटल 3 लोगों को शामिल किया गया है। उन 3 लोगों का नाम है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, जो कोविशील्ड वैक्सीन के जो निर्माता हैं वो हैं। तो 3 लोग नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर कब गए थे? इस तरह का प्रश्न जो है बीपीएससी हमेशा पूछते रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका की यात्रा पर 22 से 25 सितंबर 2021 को गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 से 25 सितंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, स्कॉट मॉरिसन, कमला हैरिस और जो बाइडेन। तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बाइडेन। और जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके अमेरिका का राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में, यहां इसको क्वाड कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वाड का शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? अब आपसे पूछा गया है, क्वाड से पीछे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब आपको बताना है कि हाल ही में एक क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहां हुआ है? तो मैं बता दूं कि 24 सितंबर 2021 को क्वाड का शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था। कहां हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। आपको मालूम है कि क्वाड में कितनी कंट्री शामिल है? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, और इसका शिखर सम्मेलन हाल ही में वाशिंगटन में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन, और इसका डेट अगर पूछे तो 24 सितंबर 2021 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जापान में हाल ही में इनके जो हेड है उसमें परिवर्तन हुआ है, और जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम क्या है, यही बताना है आपको। तो जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम है, चलिए जल्दी से बताइए, इनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है, क्या है? फूमियो किशिदा। और इससे पहले थे योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा की जगह पर अब फूमियो किशिदा आए हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन आयोग का संबंध इनमें से किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है? वैसे तो स्वामीनाथन आयोग का संबंध बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी को बताना है। तो स्वामीनाथन आयोग का संबंध इनमें से किससे है? नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय आयोग, भुगतान एवं संतुलन या एमएसपी? तो स्वामीनाथन आयोग का जो संबंध है वो एमएसपी से है। इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि एमएसपी का जो डिक्लेरेशन होना चाहिए एटलीस्ट लागत कॉस्ट का 1.5 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किस के द्वारा यह रिकमेंडेशन दिया गया था कि एमएसपी का जो डिक्लेरेशन है वह लागत कॉस्ट का 1.5 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो वह स्वामीनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का नाम क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ बदल गए हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अब आपको नया बताना है, तो आपके पास ऑप्शन में है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल पटनायक, एयर चीफ मार्शल दीपक त्रिवेदी। तो नए जो चीफ बने हैं, भारत के वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं, वो हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए, नर्सिंग क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, बी, सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, सी, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, एंड डी, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वह नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्सिंग के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021
से इनमें से किस भारतीय संस्था को भी पुरस्कृत किया गया है? देखिए, इस बार राइट लाइवलीहुड पुरस्कार कई संस्थाओं को दिया गया, तो इनमें से एक भारतीय संस्था को भी शामिल किया गया है। आपको उसका नाम बताना है। उसका नाम ऑप्शन है आपके पास एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लाइफ, बीएनएचएस एंड सीएसी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भारतीय संस्था को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है उसका नाम है लाइफ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइफ। यह पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हाल ही में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक समिति के गठन का हाल ही में किया गया है? तो आपका ऑप्शन है आपके पास श्री बैजयंत पांडा, बी राजवर्धन सिंह राठौर, सी श्री आनंद महिंद्रा, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्षता श्री बैजयंत पांडा करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री बैजयंत पांडा। और ये सारे के सारे लोग इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुस्तक 400 डेज किसकी कृति है? यानी पुस्तक 400 डेज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत, सुब्रमण्यम स्वामी, बिल गेट्स, रवि शास्त्री। तो पुस्तक 400 डेज जो है वह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास चेतन भगत, सुब्रमण्यम स्वामी, बिल गेट्स, रवि शास्त्री। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया जो है वह सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास चेतन भगत, सुब्रमण्यम स्वामी, बिल गेट्स, रवि शास्त्री। तो हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर जो है वह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनमें से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था जिसका प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है? तो आपको मालूम होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता था, अब इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो आपको बताना है कि उस संस्था का जिसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। किसके द्वारा जारी किया जाता था? वर्ल्ड बैंक। अब इसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि अब इसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इस पर आरोप लगा था कि चाइना को जबरदस्ती अच्छा दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर और 15 नवंबर। जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? इस तरह का भी प्रश्न बीपीएससी में पूछता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न डेज वाला से हमेशा रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वह 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 नवंबर, बी 8 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 15 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल विजेता का नाम बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। तो फाइनल में डेनियल मेदवेदेव विजेता रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल विजेता कौन रहा? अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल विजेता कौन रही? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम्मा रादुकाना। क्या हो जाएगा? एम्मा रादुकाना। और एम्मा रादुकाना ब्रिटेन की रहने वाली हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्मा रादुकाना अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की विजेता रहे। अगर आपसे क्वेश्चन में पुरुष युगल पूछे, मान लेते हैं यहां नहीं दिया हुआ लेकिन पुरुष युगल पूछे, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो पुरुष युगल के विजेता हैं राजीव राम जो कि अमेरिका से हैं और सैलिसबरी जो कि ब्रिटेन से है।